नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, एकदम हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार, जिला है बेगूसराय। बेगूसराय जिला के बलिया सर्किल के थाने पर 20 दिसंबर 2024 को एक सूचना आई प्रभारी निरीक्षक के पास, जिसमें यह बताया गया कि बजरंग चौक के पास सनहा बांध के किनारे एक महिला की लाश पड़ी है। महिला की उम्र बामुश्किल तमाम 19-20 साल की होगी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और देखा कि महिला विवाहिता है और यह भी देखा कि बहुत ही एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। भीड़ लग गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से उसको पहचानने के लिए कहा। थोड़ी देर में ही ये पता लग गया कि इस महिला का नाम बिंदु कुमारी है और जिसकी उम्र 20 साल है और वहीं पास की ही रहने वाली है, सनहा गोरगामा अवध तिरहुत सड़क के पास की। पुलिस फौरन इनके परिजनों को पुलिस ने इत्तला की। परिजन आ गए। परिजनों में इसकी बहन, जिसका नाम इंदु था, वो भी आ गई। उसने पुलिस को बताया कि बीती रात यानी 19 दिसंबर को रात के करीब 12 बजे के आसपास इसके पति हर्षित का फोन आया। बहन मेरे पास ही सो रही थी। मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने कहा, यानी बिंदु ने, मृतका ने कहा कि हर्षित अपनी ड्यूटी खत्म करके आया है और मुझे बाहर बुला रहा है कुछ पैसे देने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से मैं बता रही थी कि पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे दे दीजिएगा। डॉक्टर्स ने जो कुछ इलाज के संबंध में प्रेगनेंसी के समय की कुछ जो दवाइयाँ या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उनके संबंध में कुछ खरीदारी करनी थी। बहन कहती है कि मैंने कहा उनको भीतर बुला लो, काहे बाहर से वो पैसा। बोले नहीं, मैंने कहा भी भीतर आने के लिए। उनका नहीं, ज़्यादा समय लगेगा, तुम बाहर आ जाओ और पैसा ले जाओ। मेरी बहन कोई 12 सवा 12 के बीच में, 12 बजे के आसपास ये फ़ोन आया था, 12 सवा 12 के बीच में कमरे से बाहर निकल गई और फिर वो सवेरे तक नहीं आई। जब 2-3 घंटे हो गए तो मैं भी बाहर निकली, घर वालों को बताया, वो भी बाहर निकले। हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन सवेरे जब उजाला हुआ तब किसी ने बताया कि वहाँ उसकी लाश सनहा गोरगामा अवध तिरहुत सड़क के किनारे पड़ी हुई है। खैर, जब तक हम लोग पहुँचते वहाँ पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को किसी ने इत्तला कर दी थी और पुलिस ने भी देखा और जो उसकी बहन है उसने भी देखा कि बड़ी विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई है। उसकी छाती को काट लिया गया था, आधे चेहरे को काट लिया गया था और वो शरीर में उस समय मौजूद नहीं थे। पुलिस भी इस बात को लेके परेशान थी और उन्होंने जो जितनी बॉडी जिस हालत में थी उसका पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ये बताया कि महिला के चेहरे और छाती का 75% मांस शरीर पर नहीं है। फिर पुलिस उसकी तलाश में गई और वहीं से थोड़ी दूर झाड़ियों में उसे मांस के कुछ लोथड़े मिल गए। उसको भी सीलबंद किया गया और फिर उसे भी पोस्टमार्टम के लिए उसी अस्पताल यानी सदर अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस ने बहन इंदु के बताने पर पति हर्षित को पूछताछ के लिए वो पुलिस थाने पर ले आई। हर्षित ने बताया कि साहब, वो एम्बुलेंस की 102 सेवा जो है उस पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, ईएमटी कहते हैं।
और जिस दिन की बात बताई जा रही है उस दिन 11:30 बजे वो अपनी ड्यूटी समाप्त करके सदर हॉस्पिटल आया था और रात भर वहीं सोया भी। उसकी पत्नी के साथ क्या कैसे हुआ ये उसको नहीं पता। फिर 12 बजे उसे किए गए फोन के बारे में पूछा गया। उसने कहा साहब मैंने फोन किया था ये बताने के लिए कि अभी मैं ड्यूटी खत्म करके आया हूं, पैसे देने के लिए मैं सवेरे आऊंगा, रात हो गई है, अभी आना ठीक नहीं है। पुलिस ने उसकी इस बातचीत, लोकेशन और सीडीआर को मैच कराया तो बात ठीक थी। 12 बजे उसने फोन किया था, लेकिन उस समय उसके फोन की लोकेशन वही थी जहां की ये घटना है, यानी उसके ससुराल की। पुलिस ने एम्बुलेंस, चूंकि उसने कहा था कि मैं खड़ा करके यहीं सो गया था, इसके साथ के और लोगों से बात की, एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की, ईएमटी से, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन से बात की, तो लोगों ने बताया कि हाँ साहब 11:15 11:30 बजे ये समाप्त करके आ गया था और ये खाना कहीं से ले आया था, खाना यहीं खाया और यहीं सो गया, इसे हम लोगों ने कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। फिर उन लोगों ने कहा साहब ये बात तो तय हो जाएगी, क्योंकि जो पुलिस वाले पूछताछ करने आए थे उनका ये कहना था कि ये एम्बुलेंस के साथ अपने ससुराल गया था और वहीं इसने बाहर बुलाया था और वहीं इसके पास जो चाकू थे उसी से पत्नी की गला काट कर उसके शरीर को बुरी तरह से डी शेप करके इसने अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने उसकी एम्बुलेंस की जीपीएस डिवाइस को भी ट्रैक कराया तो ये पता लगा कि वो लगभग 11 बजे के आसपास वो स्टैटिक हो गई थी सिविल हॉस्पिटल आके, और जीपीएस की लोकेशन कभी भी सनहा के आसपास नहीं थी। पुलिस के लिए दुविधा थी, बड़ी दुविधा थी, लेकिन एक बात ये तय थी कि घटना के समय जो उसकी बहन ने बताया कि रात में 12 बजे उसका फोन आया था पैसे देने के लिए, वो बाहर बुला रहा था, तो फोन तो वहीं पास से किया गया था। बहरहाल पुलिस ने ये मान के कि इसी ने ये अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन हत्या के कारण के बारे में पुलिस उससे कुछ ज़्यादा उगलवा नहीं सकी। और इसी बीच में जो एम्बुलेंस के में ईएमटी स्टाफ होता है, ड्राइवर होता है और एम्बुलेंस के और इमरजेंसी स्टाफ के लोग होते हैं, उन्होंने दबाव बनाया और ये भी कहा कि वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे अगर इसके खिलाफ, हर्षित के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की। इसलिए जल्दी जल्दी में बिना उससे पूरी बात उगलवाए हुए उसे जेल भेज दिया गया। बहरहाल पुलिस को इस मामले में कतई कोई शक व शुबहा नहीं था कि ये हत्या उसने नहीं की है या ये हत्या उसने की है, ये बताया था। वहां के एसपी मनीष से जब प्रेस वालों ने पूछा कि साहब हर्षित ये बता रहा है जो एम्बुलेंस में कार्यरत लोग हैं वो स्ट्राइक पर जाने की धमकी दे रहे हैं, इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? एसपी मनीष ने बताया कि सूचना मिली थी कि बजरंग चौक के निकट सनहा बांध के समीप एक महिला का शव पड़ा हुआ है और सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पूछताछ में पता लगा कि शादी के बाद से ही पति और पत्नी के बीच झगड़ा था और घर में झगड़ा झंझट हो रहा था। मायके वाले इस बात से बिल्कुल मुतमईन थे, वो बार बार पुलिस को यही बता रहे थे कि पति ने ही उसकी हत्या की है और लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। खैर, जब ये दावे और प्रति दावे एक ही घटना पर आने लगे तो पुलिस ने एफएसएल की टीम जो मौके पर गई थी और उसने जो जो एविडेंस वहाँ पर कलेक्ट किए थे उसके बारे में भी बहुत ही डिटेल में बातचीत की। एसपी ने भी बातचीत की और आईओ ने भी बातचीत की और
बलिया की जो सर्किल बलिया है उसकी डीएसपी नेहा कुमारी को इसकी पूरी विवेचना का काम दिया गया और ये कहा गया कि आप इसका दूध का दूध पानी का पानी करें। और नेहा कुमारी ने ही ये सब पूछताछ की और फिर उसे उसके अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये हत्या उसके पति हर्षित ने क्यों की। केवल एक चीज इस घटना को कारित करने के सपोर्ट में है कि उस दिन जो लास्ट में 12 बजे कॉल आई थी वो वहीं से की गई थी, उसी टावर से वो कनेक्ट हुई थी जिस टावर में महिला का मकान है। लेकिन बाकी चीज़ें यानी जो मौके के गवाह हैं, मौका यानी जो उस ईएमटी के जो साथ के लोग हैं, जो स्टाफ है सदर हॉस्पिटल का, उन सब का कहना था कि ये रात में यहीं था। जीपीएस की लोकेशन भी ये कहती है कि गाड़ी वहाँ तक नहीं गई थी। लेकिन खैर आईओ का इस बारे में कहना बिल्कुल अलग है। हो सकता है पुलिस इससे कुछ इतर कोई बात और पता कर ले, लेकिन फिलहाल तो यही है कि पति हर्षित ने ही उसकी हत्या की है। देखिए, आज के अपराध में यानी आज की घटना में पति ने अपनी नव विवाहिता पत्नी को, जो 7 महीने की गर्भवती थी, उसकी हत्या कर दी। हत्या भी बहुत विभत्स तरीके से की गई। मैंने जैसे बताया, पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर ने इस बात का उल्लेख किया है कि छाती और चेहरे के करीब 75% भाग या उसका मांस उसकी शरीर पर नहीं है, जो बाद में घटनास्थल से थोड़ी दूर झाड़ियों से बरामद हुआ था। हत्या इतनी सफाई से की गई कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी हैरान हैं, परेशान हैं। और जब तक ये मैंने खबर पढ़ी है तब तक वो किसी बहुत निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कारण है। उसका ये कहना था और दूसरे और ईएमटी स्टाफ ने कहा था कि 11:30 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके वो अस्पताल में ही रुका रहा। आईओ का ये कहना है कि जी नहीं, वो एम्बुलेंस से ही वहाँ तक गया था। एम्बुलेंस के जो टायर मार्क हैं और बाकी भी और जो एविडेंस आ रही है उसके हिसाब से वो एम्बुलेंस से ही घटना स्थल तक गया था। और ये हो सकता है कि उसने अपनी एम्बुलेंस से वापसी अपनी जबकि 11:15 बजे के आसपास, तो उसने अपना जीपीएस डीएक्टिवेट कर दिया हो और वहीं पर उसी एम्बुलेंस के लेकर वो चला गया हो ये घटना कारित करने के लिए और फिर वापस आ गया हो। क्योंकि जीपीएस जब चेक किया गया तो वो अस्पताल में ही एम्बुलेंस खड़ी मिली। रात में उसकी सनहा नोटोलिया की कोई लोकेशन नहीं मिली थी। ये पॉसिबिलिटी आईओ ने बताई कि वो डीएक्टिवेट कर दिया गया हो या फिर वो दूसरी एम्बुलेंस, क्योंकि उसमें सभी एम्बुलेंस में जीपीएस काम नहीं कर रहा था। हो सकता है ऐसी एम्बुलेंस जिसका जीपीएस काम नहीं कर रहा है, उस एम्बुलेंस को लेकर वो घटना स्थल तक गया हो और उसने घटना कारित की हो। लेकिन सीडीआर से ये बात पुष्ट होती है कि वो अपनी ड्यूटी वाली एम्बुलेंस को खड़ा करके चाहे उसी एम्बुलेंस से चाहे दूसरे एम्बुलेंस से घटनास्थल तक गया था। घटनास्थल के बाहर से उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया था क्योंकि उसकी लोकेशन वहीं ससुराल के पास की है और फिर उसके बाद ये घटना हो गई। तो पुलिस इसी एविडेंस पे रिलाई कर रही है। जैसा मैंने बताया कि पुलिस अभी तक उससे हत्या का कारण उगलवा नहीं सकी है, पर उसके सहयोगियों और डॉक्टरों से बातचीत में ये पता लगा कि वो पिछले 1.5 महीने से ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि गर्भ कितने महीने का है। अगर जो महिला गर्भवती है वो अगर झूठ बोल दे या झूठ बताए डॉक्टर को कि नहीं ये 6 ही महीने का है, ये 7 ही महीने का है,
तो क्या सीटी स्कैन से उस गर्भ की एक्चुअल एज पता लग सकती है? ये उसने अपने साथियों से भी और डॉक्टर से भी ये बातचीत उसने की थी। हालांकि उसने रेफरेंस ये बिल्कुल नहीं बताया कि उसकी पत्नी भी गर्भवती है, और वो खुद भी कैलकुलेट करता रहा, क्योंकि 18 मार्च 2024 की उसकी शादी है और 19 मार्च को वो विदा करके अपने घर ले गया था। तो जो भी कैलकुलेशन वो कर रहा था कि उसके हिसाब से ये शिशु 8 महीने का हो गया होगा या 8 महीने का है इस समय वर्तमान में। और उसने अंतिम बार जब सदर अस्पताल में उस महिला डॉक्टर को दिखाया था तो उसने ये बताया था कि शिशु 8 महीने का होने वाला है, जबकि उसकी पत्नी हमेशा 7 महीने के गर्भ की बात करती रही थी। ऐसा लग रहा है कि उसे इस बात का शक हो गया कि ये बच्चा उसका नहीं है। अच्छा, चूंकि वो मायके पहला बच्चा था, हाल की शादी थी, सामान्य रूप से ट्रेडिशनली पहला बच्चा मायके में ही उसका प्रसव महिलाएं कराती हैं। ऐसा कोई जिसको कहते हैं कि लिखित ट्रेडिशन या ऐसा कोई पक्का ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से यही ट्रेडिशन है कि पहले बच्चे का जन्म अपने ननिहाल में या लड़की के मायके में होता है। उसके बाद ये बात फॉलो नहीं होती, लेकिन पहले बच्चे पर ये लागू होता है और इसी वजह से वो अपने मायके में रह रही थी। शक का एक कारण ये भी था कि इसे मैं ईएमटी हूँ सरकारी अस्पताल का, वो मेरे साथ अगर रहे तो मैं अच्छे से उसकी जांच पड़ताल ये सब करा लूँगा। बड़ी मुश्किल से एक बार उसने गायनिकोलॉजिस्ट को जो सरकारी अस्पताल के हैं उनसे चेक कराया था। उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये तो अब इसके 8 पूरे होने वाले हैं, 9वां महीना लगने वाला है। और इसी शक का कीड़ा उसके दिमाग पे घुस गया और साथ के लोगों ने बताया कि वो कागज पर जाने क्या क्या कैलकुलेट करता रहता था और सब खाली समय में वो इंटरनेट पर प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस से संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो करता रहता था। ऐसा माना जाता है, पुलिस ने ये कयास लगाया या पुलिस ने ये सोच लिया या पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जब उसे इस बात का भरोसा हो गया कि उसकी पत्नी गर्भस्थ शिशु की उम्र को लेकर गलत बयानी कर रही है, तो उसने ये मान लिया कि जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है और तभी उसने फैसला किया कि मैं शिशु और पत्नी दोनों को ख़त्म कर दूंगा। वो भी पूरा दिमाग लगा के बड़ी सफाई से उसने ऐसा काम किया। देखिए, एक बात तो ये समझ में आती है कि कोई भी नवदंपति अपने पहले नवागंतुक बच्चे को लेकर बहुत संवेदनशील होता है। कोई भी दंपति हो, शहर का हो, देहात का हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, लेकिन बहुत ही संवेदनशील होता है। वो एक एक दिन की गणना करते हैं, पति पत्नी दोनों करते हैं, पत्नी खास कर करती है, माँ होती है, वो गणना करती है कि कब, और तमाम जैसे है ये है कि साहब 8वें महीने का अगर की पैदाइश है तो उसके सर्वाइवल की संभावना कम होती है। 7वें महीने वाला और 9वें महीने वाला वो अच्छी तरह सर्वाइव करते हैं। ये गांव में, देहात में, ग्रामीण अंचल में, ग्रामीणों में ये एक ये कह लें कि ये एक बात दिल कर गई है। गायनिकोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हम लोगों ने अपने सर्विस टेन्योर में या अपने गांव देश में जो बात सुनी है वो ये है कि जैसे कोई बहुत प्री मेच्योर बच्चा हुआ उसको सतवासा कहते हैं कि 7वें महीने में हुआ, बहुत कमज़ोर हुआ, बड़ी मुश्किल से इसका लालन पालन हुआ। लेकिन 8वें महीने में हुए प्रसव के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, या तो 7वें महीने का जो बहुत प्री मेच्योर होता है या फिर मेच्योर होने के बाद 9वें महीने का। तो इस चीज़ से परेशान महिलाएं जिन्हें गर्भवती होती हैं वो एक एक दिन की गणना करती हैं और साथ साथ पति भी ये और वो बताती हैं और ये गणना पति पत्नी दोनों ही करते हैं। और यही जानकारी वो जो अटेंडिंग डॉक्टर है, गायनिकोलॉजिस्ट है, जिसको दिखाने जाती हैं उसको बताती हैं और यही कैलकुलेशन के बाद वो डॉक्टर एक निश्चित तिथि दे देती हैं कि फला महीने की फला तारीख को आपकी डिलीवरी का समय है। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर जो समय या जो डेट बताती हैं उसी में
डिलीवरी हो या उसी में प्रसव हो। ये ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता, बहुत होता है और ज़्यादातर होता है, लेकिन कभी-कभी ये समय से बहुत पहले या समय से बहुत बाद प्रसव हुए हैं। ये सभी लोग जानते हैं, आप भी अगर आस-पास अपने नज़र दौड़ाएँगे तो आपको ये पता लगेगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रसूता या उसका पति कोई जानकारी छिपा रहा है। माँ तो ख़ासकर कभी कभी नहीं छिपाएगी। वो जो भी डेट बताएगी, गायनेकोलॉजिस्ट जो उससे पूछेंगी, वो सही-सही बताएगी, कब उसे पता लगा, क्या हुआ, तमाम जो उसके इंडिकेटर्स हैं, उसके बारे में बताएगी। लेकिन फिर भी अगर समय से पहले या समय से बाद प्रसव होता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई जानकारी डॉक्टर से छिपाई गई है। लेकिन कैलकुलेशन की गलती किसी से हो सकती है, डॉक्टर से भी हो सकती है। और ऐसे में इसको लेकर, इस कैलकुलेशन को या इस समय को या दिए डेट को, इसको लेकर किसी पर शक करना, ये बेवकूफ़ी की बात समझ में आती है मुझे कि इसमें कोई तत्व नहीं है। इसलिए आप डॉक्टर पर भरोसा करें। अनावश्यक अपना दिमाग लगाकर, अपने दिमाग में शक का कीड़ा पैदा करके किसी के प्रति किसी के प्रति आप कोई दुर्भावना अगर रखेंगे, तो ये हमेशा नुकसानदेह होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।